ठीक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकेंड ईयर केमिस्ट्री में चैप्टर 13 में कल हमने 3 मेथड पढ़े थे प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड के। अब आज 4 मेथड है। फोर मेथड है बाय द हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर। एस्टर मालिक्यूल लेंगे, उसको बेस के साथ मिलाएंगे तो ये साल्ट बन जाएगा प्लस अल्कोहल। साल्ट का रिएक्शन, ये जो ऑर्गेनिक साल्ट का रिएक्शन एसिड के साथ होगा तो ये एसिड के मालिक्यूल कार्बोक्सिलिक एसिड और NaCl के मालिक्यूल बनेंगे, यानी इनऑर्गेनिक साल्ट। तो रिएक्शन ये है RC डबल बॉन्ड OR। अब ये R और ये R ये सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं। तो इस वजह से इस R को हमने किस से ज़र किया है, कोई डैश से ज़र कर दिया है। इसको हम बेस के साथ मिलाएंगे। अब रिएक्शन ये होगा कि इधर से R जाएगा, उसकी जगह पर क्या आएगा, सोडियम आएगा। इधर से R जाएगा तो उसकी जगह पर सोडियम आएगा। तो ये बन जाएगा RC डबल बॉन्ड ONA, सोडियम कार्बोक्सिलेट। अब इधर से जो R डैश है ये किसके साथ मिलेगा, OH के साथ मिलेगा तो ये अल्कोहल बन जाएगा। अब सोडियम कार्बोक्सिलेट का रिएक्शन HCl के साथ है। अब सोडियम की रिएक्टिविटी Cl के साथ ज़्यादा है तो ये क्या बन जाएगा, NaCl। हाइड्रोजन इधर से निकलेगा, वो ऑक्सीजन के साथ मिल जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। यानी एस्टर का रिएक्शन पहले बेस के साथ हुआ है तो ये ऑर्गेनिक साल्ट बन गए, सोडियम कार्बोक्सिलेट प्लस अल्कोहल बन गए। अब सोडियम कार्बोक्सिलेट का रिएक्शन HCl के साथ है तो ये क्या बन जाएंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड और NaCl के मालिक्यूल बनेंगे। इसकी एक एग्जांपल है इथाइल एस्टेट, CH3C डबल बॉन्ड OC2H5। अब इसका नेम क्या, इथाइल एस्टेट। इथाइल एस्टेट का रिएक्शन NaOH के साथ होगा। इधर से इथाइल जाएगा, उसकी जगह पर सोडियम आएगा तो ये क्या बन जाएगा, सोडियम एसीटेट। ये जो इथाइल है ये OH के साथ मिलेगा तो ये क्या बन जाएगा, इथाइल अल्कोहल। अब ये क्या बन गया, सोडियम एसीटेट, और ये क्या बन गया, अल्कोहल। ये जो सोडियम एसीटेट है उसका रिएक्शन HCl के साथ होगा। अब सोडियम की रिएक्टिविटी किसके साथ है, Cl के साथ है तो ये बन जाएगा NaCl। इधर से जो हाइड्रोजन निकलेगा वो किसके साथ मिलेगा, H के साथ मिलेगा तो ये लिखेंगे CH3C डबल बॉन्ड OH और प्लस क्या बन जाएगा, NaCl। बाय द हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर में हमने क्या पढ़ा है कि एस्टर का रिएक्शन बेस के साथ होता है तो ये क्या बनते हैं, ऑर्गेनिक साल्ट प्लस अल्कोहल। ये जो ऑर्गेनिक साल्ट है उसका रिएक्शन एसिड के साथ होता है तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड और इसके साथ NaCl के मालिक्यूल पैदा होते हैं, NaCl के कंपाउंड पैदा होते हैं। पांचवा रिएक्शन है बाय द ऑक्सीडेटिव क्लीवेज ऑफ अल्कीन। अल्कीन में क्या होता है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है। क्लीवेज का मतलब क्या होता है, जहां पर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होगा उधर क्या होगी, ब्रेक डाउन होगी। ये ऑक्सीडेटिव का मतलब क्या है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की मौजूदगी में इनकी ब्रेक डाउन होती है। तो ये RCH डबल बॉन्ड CHR। अब इसकी ब्रेक डाउन कहाँ पर होगी, जहाँ पर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है उधर ब्रेक डाउन होगी। अब ये जो CH है, इस CH की क्या होगी, ऑक्सीडेशन होगी तो ये किसके अंदर कन्वर्ट हुआ है, कार्बोक्साइल ग्रुप में कन्वर्ट हुआ है तो ये बन जाएगा RC डबल बॉन्ड OH। ये क्या बन गया, एसिड। इसी तरीके से जो दूसरा पार्ट है वो उसका जो CH है वो किस में कन्वर्ट होगा, कार्बोक्साइल ग्रुप में कन्वर्ट होगा तो वो भी एसिड बन जाएगा। अब ये मालिक्यूल जिसमें डबल बॉन्ड था उससे कितने मालिक्यूल एसिड के पैदा हुए, 2 मालिक्यूल पैदा हुए। दूसरी एग्जांपल है 2 ब्यूटीन मालिक्यूल। अब ये जो 2 ब्यूटीन है, जहाँ पर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है उधर क्या होगी, ब्रेक डाउन होगी। जहाँ से ब्रेक डाउन होगी उसके जो साथ वाला CH है तो वो क्या होगा, उसकी ऑक्सीडेशन होगी तो ये क्या बन जाएगा, ये कार्बोक्साइल ग्रुप बन जाएगा। तो एक एसिड ये बन जाएगा, दूसरा एसिड ये बन जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, एसिटिक एसिड बन जाएगा। और ये रिएक्शन किसकी मौजूदगी में होता है, ये अल्कलाइन मीडियम में होता है। इसके साथ लिखा हुआ ना OH। अब OH का मतलब क्या, अल्कलाइन मीडियम। बाय द ऑक्सीडेटिव क्लीवेज ऑफ अल्कीन का मतलब ये है कि अल्कीन में जहाँ पर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होंगे उधर ब्रेक डाउन होगी, और जहाँ पर ब्रेक डाउन होगी उसके जो साथ वाला CH है जब उसकी ऑक्सीडेशन होती है तो ये किस में कन्वर्ट होता है, एसिड में कन्वर्ट होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड में। अच्छा, प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड के बाद नेक्स्ट है इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी। तो फिजिकल प्रॉपर्टी में यह है कि फर्स्ट इसकी प्रॉपर्टी है, फर्स्ट 3 मेंबर आर कलरलेस बट हैव पंजेंट स्मेल। इसके जो पहले 3 मेंबर हैं वो क्या है, कलरलेस हैं, और ये
पंजेंट स्मेल रखते हैं। पंजेंट स्मेल क्या होती है? चुभने वाली बू होती है, ये नाक में चुभती है। ये ऐसे पता चलता है जैसे सुई चुभ रही हो ना, ये ऐसे पता चलता है। नेक्स्ट 3 मेंबर आर कलरलेस बट हैव अनप्लीजेंट स्मेल। तो जो इससे जो नेक्स्ट मेंबर होंगे तो ये भी कलरलेस होंगे और इसकी अनप्लीजेंट स्मेल है। तो जितने भी एसिड के मालिक्यूल हैं तो ये क्या होते हैं, इसकी स्मेल क्या होती है? अनप्लीजेंट होती है। लेकिन जितना इसका मालिकुलर मास कम होगा उतना उसकी वोलेटिलिटी ज़्यादा होगी, जितना वोलेटिलिटी ज़्यादा होगी उतना उसकी स्मेल भी क्या होती जाएगी? ख़राब होती जाएगी। तो इसके जो फर्स्ट 3 मेंबर हैं वो क्या है? पंजेंट स्मेल रखते हैं। और इससे जो नेक्स्ट 3 मेंबर हैं वो क्या है? वो अनप्लीजेंट स्मेल रखते हैं। अब ये सारे के सारे क्या होते हैं? कलरलेस होते हैं। फर्स्ट 3 मेंबर आर कलरलेस बट हैव पंजेंट स्मेल। नेक्स्ट 3 आर कलरलेस हैव अनप्लीजेंट स्मेल। दूसरी प्रॉपर्टी है, दूसरी प्रॉपर्टी सॉल्युबिलिटी के बारे में है। लोअर मेंबर आर द मोर soluble in the water due to hydrogen bonding but their solubility decrease as the molecular mass increases। अब इसकी solubility में ये है कि एसिड के मालिक्यूल और वाटर के मालिक्यूल आपस में क्या होते हैं? soluble होते हैं। लेकिन जितना इसका मालिकुलर मास बढ़ता जाएगा उतना एसिड और वाटर के दरमियान में हाइड्रोजन बॉन्ड की स्ट्रेंथ क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी। यानी इसके जो लोअर मेंबर होंगे, लोअर मेंबर वाटर में ज़्यादा हल पजीर क्यों है? कि उसके दरमियान में हाइड्रोजन बॉन्ड की स्ट्रेंथ ज़्यादा बनती है। और हायर मेंबर और वाटर एक दूसरे के अंदर हल पजीर क्यों कम है? क्योंकि उसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड की स्ट्रेंथ कम होती जाती है। अब नेक्स्ट मेंबर ऐसे भी आते हैं जो वाटर यानी जो एसिड के मालिक्यूल वाटर में नाल पजीर है। यानी नेक्स्ट इसके जो हायर मेंबर है वो ऐसे भी है जो वाटर के अंदर नाल पजीर है। क्यों नाल पजीर है? क्योंकि उसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनती ही नहीं है या बहुत कम बनती है। यानी जितना मालिकुलर मास एसिड का बढ़ता जाएगा उतना उतना सॉल्युबिलिटी क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी। क्यों कम होती है? क्योंकि उसमें स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती जाएगी? डिक्रीज होती जाएगी। लोअर मेंबर आर मोर सॉल्युबल इन वाटर ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग बट देयर सॉल्युबिलिटी डिक्रीज एज द मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज। अच्छा, नेक्स्ट है इसके बॉइलिंग पॉइंट के बारे में। ये बॉइलिंग पॉइंट में जैसे ही इनका मॉलिक्यूलर मास एसिड का बढ़ता जाएगा उतने उसके बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होते जाएंगे? बढ़ते जाएंगे। ये क्यों बढ़ते जाते हैं? क्योंकि उसमें स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग इंक्रीज होती जाती है। जितना एसिड का मॉलिक्यूलर मास बढ़ता जाएगा उतना उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता जाएगा। क्यों बढ़ता जाएगा? क्योंकि उसमें स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती जाएगी? इंक्रीज होती जाएगी। अच्छा, नेक्स्ट है इसका मेल्टिंग पॉइंट। अब इसका मेल्टिंग पॉइंट कौन से रूल को फॉलो करता है? साटोथ रूल को फॉलो करता है। तो इसके मेल्टिंग पॉइंट में ये है कि जितना कार्बोक्सिलिक एसिड का मैस बढ़ता जाता है तो उतना उसका मेल्टिंग पॉइंट भी बढ़ता जाता है। लेकिन ये क्या है, यानी जो इवन फॉर्म के अंदर यानी जिसमें कार्बन इवन होते हैं तो उसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा है, और जिसमें कार्बन ऑड फॉर्म के अंदर होते हैं उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा? कम होगा। यानी अगर हमारे पास 2 एसिड है, एक में 2 कार्बन है, दूसरे में 3 कार्बन है, तो जिसमें 2 कार्बन है तो उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा? ज़्यादा होगा। जिसमें 3 कार्बन है तो उसका मेल्टिंग पॉइंट कम है। इसी तरीके से एक में कार्बन 6 है, दूसरे में 7 है, तो जिसमें कार्बन 6 है एसिड में तो उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा? ज़्यादा होगा। जिसमें कार्बन 7 है तो उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या है? कम है। यानी जिसमें कार्बन इवन फॉर्म के अंदर होते हैं तो उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? ज़्यादा होता है। और जिसमें कार्बन ऑड फॉर्म के अंदर होते हैं तो उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? कम होता है। तो ये रूल क्या है? साटोथ रूल है। ये रूल्स क्या है? साटोथ रूल है। इसके बाद इसके रिएक्शन पढ़ते हैं। नेक्स्ट है रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोक्सिल ग्रुप। ये जो रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोक्सिल ग्रुप है इसमें 3 तरह के रिएक्शन होते हैं। कार्बोक्सिल ग्रुप में अगर ये हाइड्रोजन इन्वॉल्व हो, यानी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के दरमियान में जो बॉन्ड है ये ब्रेक डाउन हो जाए तो ये कार्बोक्सिल ग्रुप क्या बन जाएगा? एसिड बन जाएगा। दूसरी टाइप का रिएक्शन होता है कि अगर कार्बोक्सिल ग्रुप में OH इन्वॉल्व हो जाए तो ये क्या होंगे? रिएक्शन ड्यू टू OH ग्रुप। तीसरे टाइप के रिएक्शन होते हैं कि अगर पूरे का पूरा मॉलिक्यूल इन्वॉल्व हो जाए। ये 3 टाइप के रिएक्शन होते हैं। तो पहले टाइप के हमने रिएक्शन पढ़ने हैं, रिएक्शन ड्यू टू द हाइड्रोजन। अब ये जो कार्बोक्सिल ग्रुप है, कार्बोक्सिल ग्रुप में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के दरमियान में सिग्मा बॉन्ड है, ये बॉन्ड ऑक्सीजन के ऊपर ट्रांसफर होता है तो ये क्या बन जाएगा? ये कार्बोक्सिल
ये कार्बोक्सिल एनाइन बन जाएगा और साथ हाइड्रोनियम आयन बनेगा। हाइड्रोनियम आयन कैसे बने हैं, इधर से हाइड्रोजन आयन निकला, ये वाटर के साथ मिल गया, तो ये क्या बन गया है, हाइड्रोनियम आयन बन गया। अब ये जो कार्बोक्सिलेट एनाइन है ये स्टेबल है। ये स्टेबल क्यों है कि यहाँ से ऑक्सीजन के ऊपर जो लोन पेयर हैं ये बैकवर्ड शिफ्ट होते हैं, तो ऑक्सीजन और कार्बन के दरमियान में जो पाई बॉन्ड है ये ऑक्सीजन के ऊपर ट्रांसफर होगा, तो ये क्या बन जाएगा, इनकी रेजोनेंस स्ट्रक्चर बन जाएंगे। ऑक्सीजन के ऊपर माइनस चार्ज है, कार्बन ऑक्सीजन के दरमियान में डबल बॉन्ड है, कभी इस फॉर्म के अंदर होता है, कभी ये इस फॉर्म के अंदर होता है। तो इसका मतलब है इसका ये जो एनाइन है ये क्या स्टेबल है। इस वजह से कार्बोक्सिलिक एसिड क्या शो करता है, एसिडिक प्रॉपर्टी रिप्रेजेंट करता है। तो इसका पहला रिएक्शन है रिएक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड विद बेस। अब एसिड का रिएक्शन बेस के साथ होता है, बिल्कुल उसी तरीके से साल्ट और वाटर के मॉलिक्यूल पैदा होंगे। अब ये एसिटिक एसिड है, इसका रिएक्शन NaOH के साथ है, इधर से हाइड्रोजन आयन, इधर से हाइड्रोक्सिल, बेस से क्या होगा हाइड्रोक्सिल आयन, तो ये क्या बन जाएंगे, वाटर के मॉलिक्यूल बन जाएंगे। ऑक्सीजन के ऊपर माइनस चार्ज होगा, सोडियम के ऊपर क्या होगा, प्लस चार्ज होगा, तो सोडियम किसके साथ मिलेगी, ऑक्सीजन के साथ, तो ये क्या बन जाएगी, सोडियम एसीटेट बन जाएगा और साथ क्या बन जाएगा, वाटर का मॉलिक्यूल। यानी एसिड का रिएक्शन जब बेस के साथ होता है तो ये क्या बनता है, साल्ट के मॉलिक्यूल और वाटर के मॉलिक्यूल। दूसरा रिएक्शन है विद कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट। एसिड का रिएक्शन जब कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट के साथ होता है, वहाँ से CO2 एफरवेसेंस के साथ निकलती है। यानी CO2 की क्वांटिटी इतनी ज़्यादा होती है कि वो शोर के साथ क्या होती है, बाहर निकलती है। तो सोडियम कार्बोनेट का रिएक्शन एसिटिक एसिड के साथ है, तो ये क्या बन जाए, इधर से हाइड्रोजन निकलेगा तो उसके साथ सोडियम आएगा, तो ये बनेगा सोडियम एसिटेट। अब यहाँ पर जो कार्बोनेट है, कार्बोनेट की डिकम्पोजिशन होगी तो ये CO2 बन जाएंगे, CO2 गैस ये बाहर निकलती है, और इधर से क्या बन जाएंगे, वाटर के मॉलिक्यूल बन जाएंगे। इसी तरीके से सोडियम बाइकार्बोनेट है, इसका रिएक्शन एसिटिक एसिड के साथ है, इधर से हाइड्रोजन जाएगा, उसकी जगह पर क्या आएगा, सोडियम आएगा, तो ये बनेगा सोडियम एसिटेट। और ये जो बाइकार्बोनेट है इसकी डिकम्पोजिशन होगी तो ये CO2 बन जाएंगे। अब साथ क्या बन जाएंगे, वाटर के मॉलिक्यूल। यानी एसिड का रिएक्शन जब कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट के साथ होता है तो वहाँ से साल्ट के मॉलिक्यूल, CO2 के मॉलिक्यूल और इसके साथ वाटर के मॉलिक्यूल निकलते हैं। तो इस रिएक्शन की खासियत क्या है कि यहाँ से CO2 एफरवेसेंस के साथ निकलती है। तीसरा रिएक्शन है विद मेटल। यानी एसिड का जब मेटल के साथ रिएक्शन होते हैं तो वहाँ से हाइड्रोजन गैस निकलती है, साथ साल्ट बनते हैं, साल्ट के साथ क्या होता है, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल गैस वहाँ से निकलती है। तो एसिटिक एसिड का रिएक्शन सोडियम मेटल के साथ है, तो ये क्या बन जाएंगे, सोडियम एसीटेट, और साथ क्या बन जाएंगे, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल गैस। अब ये सोडियम एसीटेट क्या साल्ट है और साथ क्या बन गई है, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल गैस वहाँ से इवॉल्व होगी। तो 3 रिएक्शन हमने पढ़े हैं। रिएक्शन ड्यू टू द हाइड्रोजन ऑफ द कार्बोक्सिल में कितने रिएक्शन पढ़े हैं। पहला रिएक्शन क्या है, रिएक्शन विद बेस। यानी एसिड का जब बेस के साथ रिएक्शन होता है तो साल्ट और वाटर के मॉलिक्यूल पैदा होते हैं। दूसरा रिएक्शन हमने क्या पढ़ा है, विद कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट। एसिड का रिएक्शन जब कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट के साथ होता है तो वहाँ से CO2 के मॉलिक्यूल निकलते हैं, साल्ट, CO2 और वाटर। तीसरा रिएक्शन है विद मेटल। यानी एसिड का रिएक्शन जब मेटल के साथ होता है तो ये साल्ट के मॉलिक्यूल और वहाँ से हाइड्रोजन मॉलिक्यूल गैस पैदा होगी।